नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूँ वॉइस ऑफ हिंदू में। आज बात महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। महाराष्ट्र में जो चुनावी सरगर्मियां बढ़ी है और आज चुनाव आयोग ने एक ही दिन में पूरे महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा की है। और क्या कुछ है महाराष्ट्र की रार, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी ऊपर जाएगी या फिर कहा जाए कि ये जो नई महायुति बनी है इसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए जम्मू कश्मीर में जो 29 सीटें बीजेपी जीतती है और हरियाणा में अप्रत्याशित यानी कि जिसकी प्रतिष्ठा एक तरीके से कहा जाए कि जो सोचा नहीं था वो बीजेपी करके दिखाई और सारा गेम उसने पलट दिया है। और क्या ये मोमेंटम यानी कि ये जो बढ़त है, मानसिक बढ़त, ये बीजेपी को महाराष्ट्र में मिलेगी। और मैं शिंदे का एक बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि इस दाढ़ी वाले ने महाविकास आघाड़ी की लुटिया डुबो दी है। यानी कि वो सीधे तौर पर शिंदे महाराष्ट्र के जो सीएम है और लगातार शिंदे अलग अलग फ्रंट पे खेल रहे हैं। वो फ्रीबीज भी दे रहे हैं, वो महिलाओं के समर्थन की भी बात करते हैं, महिलाओं के लिए अलग उद्योग धंधे की भी बात करते हैं। तो अलग अलग मुद्दों पर वो फ्रीबीज भी दे रहे हैं, लोगों को लुभाने की भी कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान योजना के तहत पैसा भी दे रहे हैं। तो और हिंदुत्व का जो मुख्य मुद्दा है। और तकरीबन 18% जो वोट बैंक था महाराष्ट्र में शिवसेना का, उसमें से 13% से ज्यादा का चंक अगर देखा जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव में तोड़ा है, काटा है या अपने साथ शिंदे जोड़कर लाए हैं। तो शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की ये जोड़ी क्या वापस महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को पछाड़ कर महायुति को आगे बढ़ाएगी? क्योंकि लास्ट वाला एग्जाम्पल जो देखा जाए 24 के चुनाव में वो थोड़ा ठीक नहीं था। आज चुनाव आयोग की जो पीसी है उससे लेकर और महाराष्ट्र क्या कह रहा उस मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश रमन जी है, जो प्रथम स्वर के संपादक है और मेरी तरह हिंदुत्व की बात करते हैं और वॉइस ऑफ हिंदू के साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है फर्स्ट दिमाग कौन चुनाव आयोग तो क्या इस बार डेट सही दी है या इसमें भी वोटिंग नहीं पड़ी? नहीं नहीं, आप चुनाव आयोग पे जाएं और चुनाव आयोग की आज की घोषणा पे जाएं। उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी आपने जो कहा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा, तो हरियाणा की बात सब कर रहे हैं। हरियाणा में अप्रत्याशित जीत भाजपा को आपने बताया कि हासिल हुई। दरअसल भाजपा ने साबित किया कि भाजपा जो है दे आर ग्रेट लर्नर, वो सीखने वाले हैं। 2024 लोकसभा के चुनाव में उससे जो त्रुटियां हुई थी, उनसे जो कहीं पर भूल हुई थी नीतिगत, उसका उन्होंने इस तरह से सुधार किया कि विपक्ष को हवा ही नहीं लगा। चुप रहकर, कोई शोर शराबा नहीं, अपने उस सेगमेंट में काम करती रही। और एक तरफ कांग्रेस अपने जाट मुख्यमंत्री को लेकर एक दम्भ में नजर आ रही थी, लेकिन भाजपा लो प्रोफाइल रहकर इस चुनाव को जीतकर दिखा दी कि नीति हर चुनाव की अलग होती है। और मैंने इस बात को इसलिए उल्लेख किया श्रीकांत जी कि अब महाराष्ट्र के चुनाव पर आते हैं। और महाराष्ट्र के चुनाव पर आने से पहले आज चुनाव आयोग ने जिस तरह की तिथियां दी है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आज कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, इस तरह की डेट नहीं है। पहली बात ये। और पूरे महाराष्ट्र का चुनाव सिंगल डेट में हो रहा है सर, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसको आप एक वन नेशन वन इलेक्शन की तरह जोड़कर भी देखने की कोशिश कीजिए कि एक साथ चुनाव, जबकि झारखंड में 90 सीट है तो 2 राउंड में हो रहा है, 13 और 20। तो झारखंड की तो भाई बात समझ में आती है, नक्सलाइट एरिया है, पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर ये चीज समझ में आती है। लेकिन चुनाव आयोग उसकी भी तैयारी लगता है कर रही है। तो बहरहाल ये तो होती बात, चुनाव आयोग ने जो आज डेट दी, तो डेट से कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ी बात कि एक
बार में चुनाव होने जा रहा है। 20 तारीख को चुनाव होगा, 23 को चुनाव परिणाम है। अब आप जैसे बता रहे थे महागठबंधन और महायुति की बात कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं श्रीकांत जी कि 288 सीट में एक मोटा मोटी ये सूत्रों के हिसाब से खबर है हमारे पास पहले से कि 170 सीटों पर भाजपा लड़ने जा रही है। 80 से 90 सीटों पर एकनाथ शिंदे लड़ने जा रहे हैं और 40-45 सीटों पर अजीत पवार लड़ने जा रहे हैं। आप भी भूल रहे थे कि अजीत पवार भी यूपी में है। तो ये लगभग मैं तो अजीत पवार से तो बीजेपी पिंड छुड़ाना चाहती है, लेकिन वो है कि वो जैसे भगवान शिव ने ब्रह्मा का सर काटा था जब, तो भगवान शिव के हाथ में ब्रह्मा का कपाल जो है सर चिपक गया था और वो पूरे विश्व में वो कहीं उनके हाथ से नहीं छूटा, वो जाकर काशी में छूटा। तो मुझे लगता है कि अजीत पवार भी वो कपाल है, वो जब बीजेपी से चिपक गए हैं और वो व्यक्ति कहीं नहीं छूट रहा है, वो भगाने पे भी नहीं जा रहा है, उससे सीटें कम करके कह दो तो भी वो कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि अब वो वापस कहीं जा नहीं सकता। ऐसी स्थिति में है कि इधर कुआं उधर खाई, तो उसे लगता है कि खाई में गिर के मरने से बेहतर है कि कुएं में गिर जाऊं, हड्डी टूटेगी, कम से कम बचे तो रहेंगे। नहीं नहीं श्रीकांत जी, राजनीति में कुआं खाई नहीं है, विनेबिलिटी है। जीत कहाँ मिलेगी, सीधा सा स्पष्ट है, सबको समझ में आ रहा है, अजीत पवार को भी समझ में आ रहा है कि जीत कहाँ मिलने वाली है। और कांग्रेस जिस तरह से, और विशेषकर राहुल गांधी खुद तो एक्साइटेड रहते हैं, खुद ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, और वो जब आज देखिए उन लोगों ने एक समीक्षा बैठक कर रहे थे हरियाणा पे, उस बैठक में जानते हैं कौन था? राहुल गांधी थे। कितना हरियाणा जानते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी थे और दीपक बावरिया जी प्रभारी जो थे ऑनलाइन जुड़े थे। ये तीनों व्यक्ति हरियाणा को कितना समझ सकते हैं आप सहज आकलन कर सकते हैं। और ये तीन आदमी बैठकर न हुडा, न रणदीप सुरजेवाला, न कुमारी शैलजा, कोई नहीं, न कैप्टन अजय यादव, कोई नहीं, और इन लोगों ने आज समीक्षा कर ली। तो इस तरह के सतही आप कोई भी काम करेंगे, चाहे आप समीक्षा करें चाहे नीति बनाएं, आपको सफलता नहीं हाथ लगेगी। आज तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बड़ा अपने मन से जो बात कहा कि एक हमारे पास खबरें आ रही हैं कि पेजर हैक ब्लास्ट हो सकता है, ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकता है। तो कहे कि भाई ये कोई इसमें सॉफ्टवेयर है ही नहीं, तो इसमें हैक क्या होगा। यानी उन्होंने जो ईवीएम पे सवाल उठाते थे आज उसका भी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, और जो हरियाणा को लेकर 20 शिकायतें की गई है उसके बारे में भी आज राजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि हम उन 20 को इंडिविजुअली एक एक तथ्य फैक्ट के साथ जवाब देंगे। आखिर आज राजीव कुमार ने ही ईवीएम का आप बहाना बनाओ, उसके पहले ही आज उन्होंने उस पर एक बार कर दिया है कि बार बार ईवीएम का बहाना मत बनाओ। तो कुल मिलाकर, और देखिए हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। हरियाणा से अलग चुनाव झारखंड का होगा, झारखंड से भी अलग चुनाव महाराष्ट्र का होगा, ये तो होना ही होना है। लेकिन चुनाव आयोग ने भी जो, जैसे मैंने देखा कि 288 सीटें महाराष्ट्र विधानसभा था और एक फेज में, तो हम समझ गए क्यों ये लगता है कि प्रैक्टिस शुरू हो गई, एक साथ चुनाव कैसे कराया जाए, और बेहतर है अगर इस तरह से हो तो बेहतर है। जी श्रीकांत जी, इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं आपके पास ला रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव है। पिछली बार शिवसेना और बीजेपी ने साझा चुनाव लड़ा और बीजेपी को गच्चा देकर बाला साहब ठाकरे के पुत्र सुपुत्र उद्धव जो है वो जो है छोटे भाई का पैजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने के लिए भी तैयार हो गए। और अब कहा जा रहा है कि उनकी ही पार्टी का जो बागी व्यक्ति है यानी कि सिंधे जो वर्तमानी मुख्यमंत्री है हमारा, वो उनसे बेहतर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रहा है, उनसे बेहतर तरीके से वो कनेक्ट कर रहा है, उनसे बेहतर अपनी छवि को बना रहा है। दूसरा, एक और एक दो नहीं और एक और एक 11 होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि
पुराना जमा हुआ मजा हुआ राजनेता देवेंद्र फडणवीस, और उधर उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, शरद पवार के बीच जूतम पैजार हो रही है, सरफटौल हो रहा है। इधर पार्टी में आप कह रहे थे कि टिकटों को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप जो है वो आपस में बातचीत कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि क्या किसकी विनिंग क्रेडिबिलिटी, या कौन सबसे बेहतर चुनाव आपको लड़ता हुआ दिख रहा है, और कितने किसके जीतने के बेहतर कयास हैं? क्योंकि बहुत जल्दी मैं वॉइस ऑफ हिंदू पर यह भी बताऊंगा कि आखिर जमीनी रिपोर्ट क्या कहती है, किसके जीतने की ज्यादा चांसेस हैं। जी जी देखिए, आप तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियों में तो अभी आप जो इंडी अलायंस है वो कहीं दिख ही नहीं रही है। अभी तो उनके केवल दूर दराज से बयान आ रहे हैं, जबकि बीजेपी का लगातार मीटिंग चल रहा है। कल ही हुआ है कोर कमेटी की मीटिंग पूरी महाराष्ट्र को लेकर, आज सीईसी हो रही है झारखंड को लेकर। तो तैयारियों को लेकर अब मैंने जो आपको ये सीट की भी इंफॉर्मेशन दी है लगभग फाइनल है। 170 सीटें हैं, इसमें दो सीटें देंगे शायद आरपीआई वाले अठावले जी को, वो भाजपा के कोटे से आएंगे, बाकी आपको मैंने बता ही दी। तो तैयारियों को देखते हुए आप ये कह सकते हैं, और भाजपा केवल तैयारी करते नहीं दिख रही है। आज जब मैं प्रेस क्लब से बाहर निकला तो सामने के बस स्टैंड पर एक होर्डिंग लगा, जो बस स्टैंड पे जो लगे रहते हैं फ्लैक्स, तो उस पर मैं महाराष्ट्र को देख रहा था। उसमें 3 व्यक्ति थे, शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार, और उसमें कहानी थी मुफ्त 3 सिलेंडर की 3 त्योहारों। तो आप भाजपा इस तरह से तैयारी कर रही है, मतलब युति न केवल तैयारी कर रही है, अपने हर एंगल से ये लोग तैयार हैं, तैयारी नहीं कर रही है, ये लोग तैयार हैं। अब इन लोगों के बीच में तो अभी उठा पटक चलेगा। एक कह रहा है कि हमको पहले मुख्यमंत्री बना घोषणा करो मेरा नाम, एक कह रहा है कि नहीं चुनाव के बाद घोषणा करेंगे। यहाँ ये चल रहा है इंडिया अलायंस में। और इधर लाडली वो योजना के तहत वो गैस 3 सिलेंडर वाली बात मैंने आपको बताई। तो आज शाम में मैंने जैसे प्रेस क्लब से बाहर निकला तो वो जो सामने के स्टैंड पर ये होर्डिंग देखा, समझे। देखिए ये लोग पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, काम पे लगे हुए हैं, और आज चुनाव की घोषणा ने स्पष्ट ही कर दिया। अब तो 23 नवंबर को परिणाम आ जाएंगे। लेकिन इस बार चुनाव की डेट से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। 31 को दिवाली है, छठ है 6 दिन बाद। तो इन सब त्योहारों को देखते हुए पहला डेट जो भी रखा गया वो भी 13 रखा गया झारखंड के लिए। तो ठीक है, 7 दिन का समय है। झारखंड और बिहार तो सटा हुआ इलाका है, और झारखंड के रहने वाले कोई बिहार यानी कि ये भी हो सकता है कि जो छठ मनाने झारखंड जाएंगे वो वोट डाल पाएंगे, हो सकता है, ये भी हो सकता है। और 20 को अगर महाराष्ट्र में होगा तो छठ मना के तब तक तो भैया वापस महाराष्ट्र भी आ जाएंगे। वही कह रहा हूँ, सवाल तो ये भी है। इस बार पूरे इन चीजों का ध्यान रखा गया है। ये मैं बार बार, चूंकि इसी चुनाव आयोग के डेट को लेकर हम लोग पिछले हर बार जब घोषणा हुई तो हमने इसकी इस पर हम लोगों ने कहा था, इस पर हम लोग कमेंट कर रहे थे कि गलत कर रहा है चुनाव आयोग। लेकिन जब इस बार उसने सही किया है तो हमारा फर्ज बनता है कि उस चीज को भी अप्रिशिएट करो। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि यहाँ भी काफी पुख्ते तौर पर चुनाव आयोग ने तैयारी की है। और मुझे सबसे बेहतरीन ये लगा कि वो अब ईवीएम के हैकिंग को लेकर चुनाव आयोग खुद चैलेंज कर रहा है। अरे इनके हाथ से जो ये रोने पर मुद्दा बनाते हैं बार बार ईवीएम का, वो भी छीनने की तैयारी दिख रही है मुझे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलिए, मुझे लगता है कि इसी बात से हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं कि बेहतर चुनाव होगा। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव पर एक और चर्चा करेंगे हम बहुत जल्द, जिसमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या महाराष्ट्र कह रहा और कौन किसमें कितना दम है। और झारखंड के भी चुनाव पर भी हम राकेश जी के साथ जुड़ेंगे और उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। तब तक हिंदुओं के हित के लिए वॉइस ऑफ हिंदू के साथ जुड़िए और हिंदुओं की वॉइस को इको कीजिए, उसको बड़ा कीजिए, उसको बढ़ाइए।
और वॉइस ऑफ हिंदू को सपोर्ट करने के लिए नीचे चलते हुए नंबर पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। बहरहाल राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।